हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग समझ गए थे कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है उसे अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है उसे क्षारक कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ बना हुआ दूसरा यौगिक लवण कहलाता है। यानी इस चैप्टर में हम लोग अम्ल, क्षारक और लवण का परिभाषा समझ चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग सूचक के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल के भौतिक गुण, क्षार के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण और क्षार के रासायनिक गुण को समझेंगे। तो आज हमारा ये 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सूचक क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है। सूचक, इंडिकेटर क्या होता है। हमारे क्वेश्चन है सूचक यानी कि इंडिकेटर किसको कहते हैं। कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो कि अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में अपना रंग बदल लेता है। एग्जाम्पल देंगे, कुछ ऐसा पदार्थ होगा जिसको जब अम्ल में डुबाएंगे तो वो अलग रंग का हो जाएगा, क्षार में डुबाएंगे तो वो अलग रंग का हो जाएगा। यानी वह पदार्थ अपने रंग में परिवर्तन करके यह सूचित कर देता है कि कोई अम्लीय विलयन है और कोई क्षारीय विलयन है। तो हम ऐसे पदार्थ को ही कहते हैं सूचक, जो अपने रंग में परिवर्तन करके यह सूचित कर दे कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय, उसे ही कहते हैं सूचक। एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। परिभाषा इससे समझ में आ गया होगा कि वह पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन करके यह सूचित कर दे कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय, उसे ही सूचक कहते हैं। ठीक है ना। यानी जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपना रंग बदल ले, शॉर्टकट में लिख देते हैं, जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपना रंग बदल ले, उसी को कहेंगे सूचक। अब एग्जाम्पल जरा सा देख लेते हैं हम लोग। एक तरफ लिखते हैं सूचक, एक तरफ लिखते हैं अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन, और एक तरफ लिखते हैं क्षारीय विलयन। एक तरफ लिखते हैं क्षारीय विलयन, विलयन यानी कि घोल। एक होता है लिटमस विलयन, एक होता है लिटमस विलयन। लिटमस विलयन, लिटमस विलयन एक घोल होता है जो कि बैंगनी रंग का होता है। ठीक है ना। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का घोल होता है। जैसे ही लिटमस विलयन को अम्ल में डालेंगे तो लिटमस विलयन का रंग बैंगनी से बदल जाएगा, हो जाएगा लाल। और जैसे ही लिटमस विलयन को क्षार में डालेंगे, क्षारीय घोल में डालेंगे, तो लिटमस विलयन का रंग बैंगनी से बदल के हो जाएगा नीला। यानी यदि किसी घोल में लिटमस विलयन का रंग लाल हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे वो घोल अम्ल है, याद रखना पड़ेगा ये। और यदि किसी घोल में लिटमस विलयन नीला रंग का हो जाता है, इसका मतलब है कि वो विलयन क्षारीय है। तो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, इसका पता लगाने के लिए हम उस सूचक का यूज करेंगे। ऐसे चख करके भी टेस्ट कर सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा या कस्सा होता है। लेकिन केमिस्ट्री में हर चीज़ को चख करके हम पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि प्रबल अम्ल होगा तो मुंह जल जाएगा, अगर प्रबल क्षार होगा तो मुंह जल जाएगा। अम्ल का घोल, क्षार का घोल देखने में सब पानी जैसा ही लगता है। अम्ल का घोल भी पानी जैसा दिखेगा, क्षार का घोल भी पानी जैसा दिखेगा। अब डायरेक्ट चख करके तो टेस्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि यदि प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार रहा तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार त्वचा को जला देता है, हमारे मुंह को जला देगा। इसलिए हम चख करके टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो सूचक का यूज करते हैं।
तो क्या करते हैं, लिटमस विलियन लेंगे, लिटमस विलियन के 1-2 बूंद को अम्लीय घोल में डालेंगे, मतलब एक घोल में डाले और जैसे डाले तो वैसे लिटमस विलियन का रंग हो गया लाल, तो बैंगनी से हो गया लाल, समझ जाएंगे वो विलियन अम्लीय विलियन है। अगर लिटमस विलियन किसी घोल में नीला रंग का हो गया, वो समझेंगे वो क्या है, क्षारीय विलियन है। एक सूचक ये हो गया। दूसरा सूचक है, एक होता है नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र। नीला लिटमस पत्र एक पेपर होता है नीला रंग का, इस तरह का जो है ना, एक पेपर होता है, पतला सा पेपर होता है नीला रंग का, उसको बोलेंगे नीला लिटमस पत्र। तो नीला लिटमस पत्र को जब हम अम्लीय विलियन में से डुबाते हैं तो यह लाल हो जाता है, नीला लिटमस पत्र का रंग हो जाएगा लाल। और अगर हम नीला लिटमस पत्र को क्षारीय विलियन में डुबाएंगे, इसके रंग में परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे रंग परिवर्तन नहीं, यहाँ रंग में कोई चेंजिंग नहीं होगा, नीला का नीला रह जाएगा। एक होता है लाल लिटमस पत्र, एक होता है लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र। अब ये लाल लिटमस पत्र लाल कलर का होगा। इस तरह से रेड कलर का एक पेपर होता है, रेड कलर का एक पेपर होता है, बनाने का कुछ तरीका होता है, बनाया जाता है इसको। तो लाल लिटमस पत्र को जैसे ही हम अम्लीय विलियन में डुबाएंगे तो इसके रंग में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ लिख देते हैं रंग परिवर्तन नहीं, रंग परिवर्तन नहीं। लेकिन जैसे ही लाल लिटमस पत्र को हम क्षारीय विलियन में डुबाएंगे, ये हो जाएगा नीला रंग का, ये हो जाता है नीला रंग का। एक होता है नीला लिटमस पत्र, जैसे उसको अम्ल में डुबाएंगे तो वो हो जाएगा लाल, और अब वो कहलाएगा लाल लिटमस पत्र। लेकिन अगर नीला लिटमस पत्र को हम क्षारीय विलियन में डुबाएंगे तो वो उसके रंग में कोई चेंजिंग नहीं होगा। एक होता है लाल लिटमस पत्र, उसको अगर हम अम्ल में डुबाएंगे तो उसके रंग में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर हम लाल लिटमस पत्र को क्षारीय विलियन में डुबाएंगे तो वो उसका रंग हो जाएगा नीला। ठीक है, ये भी सूचक है। और एग्जाम्पल देते हैं, एक होता है मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज नारंगी रंग का लिक्विड होता है, नारंगी रंग का लिक्विड होता है, नारंगी द्रव होता है ये, ठीक है ना। अगर मेथाइल ऑरेंज को हम अम्लीय विलियन में डालेंगे तो मेथाइल ऑरेंज का रंग हो जाएगा लाल, और क्षारीय विलियन में डालेंगे तो इसका रंग हो जाएगा पीला। ठीक है। 5 नंबर में होता है, एक होता है फेनोल्फथैलिन, फेनोल्फथैलिन है ना, फेनोल्फथैलिन। फेनोल्फथैलिन एक रंगहीन द्रव होता है, रंगहीन द्रव, वाइट कलर का लिक्विड होता है। और फेनोल्फथैलिन को अगर हम अम्लीय विलियन में डालेंगे तो इसके रंग में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब ये रंगहीन था और रंगहीन रह जाएगा। लेकिन अगर हम क्षारीय विलियन में डालेंगे तो इसका रंग हो जाता है गुलाबी, क्षारीय विलियन में क्या हो जाएगा, गुलाबी। तो हम फेनोल्फथैलिन से अम्ल को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन क्षार को हम जरूर पहचान पाते हैं। क्या इतना समझ में आया? और भी कुछ सूचक है, जैसे कुछ घरेलू सूचक है, ठीक है ना, कुछ घरेलू सूचक है। तो एक तरफ लिख देते हैं घरेलू सूचक, ऐसा करते हैं उसी तरह से लिखते जाते हैं, साइड में लिख देंगे घरेलू सूचक। तो एक होता है हल्दी, कितना नंबर होगा, कितना नंबर तक हो गया था, इधर इधर हो गया था 5 नंबर तक, 6 नंबर में लिखते हैं। 6 नंबर में एक होता है हल्दी। तो हल्दी अम्लीय विलियन में जाकर के हो जाता है पीला, और क्षारीय विलियन में जाकर के हो जाएगा भूरा लाल, भूरा लाल। एक होता है 7 नंबर में होगा चुकंदर, चुकंदर जिसको बीट कहते हैं, चुकंदर बीट बोलते हैं, ठीक है ना। ये चुकंदर अम्लीय विलियन में हो जाता है जामुनी, और क्षारीय विलियन में हो जाता है पीला। एक हो जाता है लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता। जैसे पत्ता गोभी होता है ना, हरा वाला बंधा गोभी, एक लाल रंग का बंधा गोभी होता है, मतलब बंधा गोभी ही है, लाल रंग का होता है। तो लाल गोभी का पत्ता वो अम्लीय विलियन में जामुनी रंग का हो जाएगा, और क्षारीय विलियन में हरा हो जाता है। ये सब कहलाता है घरेलू सूचक।
ये सब कहलाता है घरेलू सूचक, क्योंकि ये हमारे घर में मिलता है। ठीक है ना। एक होता है गंधीय सूचक, एक होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का क्या मतलब है? कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो अम्लीय माध्यम में अलग गंध उत्पन्न करेगा और क्षारीय माध्यम में अलग गंध उत्पन्न करेगा। तो जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपना गंध बदल लेता है उसी को कहते हैं गंधीय सूचक। और गंधीय सूचक का एग्जाम्पल है, एक है प्याज का रस, प्याज का रस। एक होता है लौंग का तेल, लौंग का तेल। एक होता है वैनिला इत्र, वैनिला इत्र, ETC। ये सब अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में अपना रंग बदल लेगा, इसलिए इसको कहते हैं गंधीय सूचक। क्या इतना समझ में आया? ये जो लिटमस विलियन होता है, ये जो पहला पॉइंट लिखे लिटमस विलियन, ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना है कि पौधा का एक समूह है जिसको कहते हैं थैलोफाइटा। लिख देते हैं यहाँ, ठीक है ना। लिटमस विलियन को, लिटमस विलियन को, लिटमस विलियन को थैलोफाइटा, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन समूह के रोसेला टिंक्टोरिया नामक पौधे के निचोड़ से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। थैलोफाइटा समूह होता है पौधे का। अब उसमें एक लाइकेन समूह होता है। लाइकेन समूह में बहुत सारा पौधा आएगा, जिसमें से एक पौधा है रोसेला टिंक्टोरिया। उसी रोसेला टिंक्टोरिया छोटा पौधा होता है, बड़ी सिंपल टाइप का पौधा होता है। उसको पकड़ के अगर निचोड़ करके उसका रस निकाला जाता है ना, उसी रस से बनाया जाता है लिटमस विलियन। और लिटमस विलियन को जैसे ही अम्लीय माध्यम में डालेंगे तुरंत उसका रंग हो जाएगा लाल। क्षारीय विलियन में डालेंगे तुरंत हो जाएगा नीला। ठीक है। तो नीला लिटमस पत्र होता है, लाल लिटमस पत्र होता है, मेथाइल ऑरेंज होता है, फेनॉल फिथैलिन होता है सॉरी, ये सब सूचक है, सूचक जो कि अपने रंग में चेंजिंग करके यह बता देगा कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो हम ऐसे पदार्थ को कहते हैं सूचक। एक टॉपिक कंप्लीट, सूचक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के भौतिक गुण। ठीक है ना। अम्ल का कौन कौन सा भौतिक गुण होता है? भौतिक गुण का मतलब होता है जिस गुण को हम देख करके बता सकते हैं, छू करके बता सकते हैं, चोट करके बता सकते हैं, गर्म करके बता सकते हैं। अभिक्रिया बस नहीं होना चाहिए, रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और पदार्थ का जो गुण समझ में आ जाएगा, चख करके बता सकते हैं, वो सब कहलाता है भौतिक गुण। तो अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है? सबसे पहला, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, यानी उसमें करंट पास कर जाता है। ठीक है। याद रखना है कि जो शुद्ध जल होता है उसमें करंट पास नहीं करता है, क्योंकि उसमें आयन नहीं होता है। जो बिल्कुल शुद्ध जल, यानी कि जैसे कि भाप बना लिए, पहले भाप को ठंडा करके जो पानी प्राप्त होगा ना, उसमें आयन नहीं होता है, इसलिए उसमें करंट पास नहीं करता है। लेकिन जैसे ही पानी में अम्ल डालेंगे तो अम्ल पानी में घुल जाएगा, घुल करके हाइड्रोजन आयन बनाएगा, एक और भी आयन बनाएगा। यानी कि अम्ल का जो जलीय घोल होता है उसमें आयन होता है, और उस आयन से होकर के ही करंट पास करेगा। जिस घोल में आयन नहीं, वहाँ करंट पास नहीं करेगा। तीसरा,
अम्ल का जो अभी जैसे कि हम लोग सूचक में देखें, हम लोग सूचक में भी देखें ना कि अम्ल जो होता है वो लिटमस विलयन को लाल कर देता है, अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल मेथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, ठीक है, अम्ल हल्दी के रंग को पीला कर देता है। तो ये सभी लक्षण को यहाँ पर हम लिख देंगे। अम्ल लिटमस विलयन को, यह लिटमस विलयन को क्या कर देगा, लाल कर देता है, ठीक है। इसके बाद यह नीला लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल कर देता है। यह मेथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। यह हल्दी के रंग को पीला कर देता है। और एक पॉइंट याद रखना है, अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। हम लोग कुछ दिन बाद पीएच मान को ठीक से जानेंगे। अभी बस शॉर्टकट में बता देते हैं कि किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का एक मापदंड होता है जिसको पीएच कहते हैं। यानी पीएच से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन विलयन अम्लीय है, कौन विलयन क्षारीय है, कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, ये हम पीएच मान से निकाल सकते हैं। तो किसी भी घोल का जो पीएच मान होता है वो 0 से लेकर के 14 के बीच होता है। किसी भी घोल का पीएच मान 0 से लेकर के 14 के बीच होगा। उदासीन घोल जो कि ना तो अम्लीय हो ना तो क्षारीय हो, खट्टा मीठा हो सकता है, नमकीन हो सकता है, ठीक है ना, अम्लीय क्षारीय नहीं होगा। तो वैसा घोल जिसका पीएच मान 7 होता है उस जो है ना वो उदासीन होता है। उदासीन घोल का पीएच मान 7 हो जाएगा और अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा और क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाएगा। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, 7 से जितना अधिक होगा वो उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। तो अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होगा, याद रखना। अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम रहेगा। कम से कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है ना, 0 तक भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। बस अम्ल का भौतिक गुण कंप्लीट। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, अम्ल लिटमस विलयन को लाल कर देगा, यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, मेथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है, हल्दी के रंग को पीला कर देता है। और ये जो है अम्ल का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का भौतिक गुण कंप्लीट। क्षार का भौतिक गुण देख लेते हैं। क्षार का भौतिक गुण, क्षार का भौतिक गुण है ना, क्षार के भौतिक गुण, क्षार के भौतिक गुण, ठीक है। पहला पॉइंट, क्षार स्वाद में कड़वा या कस्सा होता है, ठीक है ना। क्षार स्वाद में कड़वा या कस्सा होता है। नीम के दंतमन को मुँह में लेते हैं कस्सा लगता है, आंवला को मुँह में लेंगे कस्सा लगेगा, डाबर लाल दंतमंजन पाउडर वाला जो होता है उसको मुँह में लेते कस्सा लगता है। क्षार जो भी होगा वो स्वाद में कस्सा होता है, ठीक है। क्षार का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्षार का जो जलीय विलयन होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। क्षार के जलीय विलयन को छूने पर, क्षार के जलीय विलयन को छूने पर साबुन के घोल जैसा चिकना लगता है। साबुन के घोल जैसा, साबुन के घोल जैसा चिकना लगता है, स्मूथ लगेगा। जैसे साबुन का घोल कैसे स्लिप करता है, तो क्षार का भी जो जलीय विलयन है उसको छुएंगे तो चिकना लगेगा, साबुन के घोल जैसा चिकना लगेगा। इसके बाद
सूचक से देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट बन सकता है, ठीक है ना। सूचक से देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट बनेगा। क्षार लिटमस विलयन को नीला कर देता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षार मेथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, क्षार फेनोल्फथैलीन को गुलाबी कर देता है और क्षार हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देता है। ये सभी पॉइंट को यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। क्षार लिटमस विलयन को नीला कर देता है, ठीक है। यह लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला कर देता है, ठीक है। यह मेथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। यह फेनोल्फथैलीन को गुलाबी कर देता है, ठीक है ना। ये हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देता है। और एक पॉइंट याद रखना है कि क्षार के जलीय विलयन का पीएच मान, जब भी पीएच मान निकलेगा ना जलीय विलयन का निकलेगा। जनरली क्षार जो होता है वो ठोस रूप में होता है, पहले उसको पानी में घोल के घुला देंगे, फिर उसका हम पीएच मान निकालेंगे। तो क्षार के जलीय विलयन का पीएच मान कितना भी बताए ना, 7 से अधिक होता है। क्षार के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्लियर? आ रहा है समझ में? अम्ल का रासायनिक गुण देख लेते हैं। अम्ल का रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। अम्ल का क्या क्या रासायनिक गुण होता है? यहाँ पर हम बहुत सारे पदार्थों के साथ अभिक्रिया कराएंगे अम्ल का। जैसे पहला, धातु के साथ अभिक्रिया कर देते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो जब भी कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, तो याद रखना है कि वो धातु होना चाहिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर का। अभिक्रियाशीलता श्रेणी का मतलब होता है कि धातुओं की एक ऐसी श्रेणी जिसे देख करके उसकी अभिक्रियाशीलता के क्रम का पता किया जा सकता है, उसको कहते हैं धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। ऑफलाइन क्लास में बताए हुए हैं, ठीक है ना। धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद करने का क्या तरीका है? लिखबा सरना का मग अलमन जन फे कडकोनी सनपव ह कु हज अज आउपट होता है ना। तो ह यानी हाइड्रोजन से ऊपर का जो भी धातु होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, जितना भी है हाइड्रोजन से ऊपर का जो भी धातु है, उसके साथ ये अभिक्रिया कर लेगा और बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और उसका अभिक्रिया करते हैं धातु के साथ, सोडियम के साथ अभिक्रिया कर देते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया होगा, अम्ल में जो हाइड्रोजन होता है वो गैस बन करके निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन गैस बन करके निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल गया गैस बन करके, और ये सोडियम क्लोरीन आपस में जुड़ करके बना लेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। ये लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है। धातु का क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, सिलिकेट, प्लम्बेट, जो भी होता है ये सब क्या होता है? लवण। ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं H2SO4, क्या ले लें? मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया होगा और बन जाएगा यहाँ, ये हाइड्रोजन तो गैस बन करके निकल जाएगा, H2 गैस बन करके निकल गया। मैग्नीशियम इस सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बना लेगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो जब भी कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो याद रखना है कि वो धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर का होना चाहिए। अभिक्रिया करके बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस। बोलेंगे अम्ल अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस कर देते हैं।
हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा। ठीक, इसके बाद क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन का आगे 2 लगाना पड़ेगा। सोडियम 2 हो गया, सोडियम का आगे 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रोजन ये बराबर है। दूसरा अभिक्रिया कराते हैं, दूसरा क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। धातु ये अम्ल का अभिक्रिया क्षार के साथ। तो जब कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा लवण और जल, और हम इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अभिक्रिया हुआ, तो अम्ल का हाइड्रोजन और क्षार का OH आपस में अभिक्रिया करके बना लेगा जल H2O। बचा यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन जुड़ के बना लेगा सोडियम क्लोराइड NaCl, ये लवण है ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, इसका अभिक्रिया कर देते हैं दूसरे क्षार के साथ, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दिए, अभिक्रिया होगा, तो फिर यहाँ बनेगा जल H2O और बनेगा एक लवण। पोटेशियम और सल्फेट मिलके बना लेगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और ये है लवण। समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा, देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। शायद ऊपर वाला बैलेंस ही है और H2O नहीं, ये बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। इसको बैलेंस कर देते हैं। पोटेशियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, तो यहाँ 2 लग जाएगा। और ऑक्सीजन हो गया 4, 2, 6, तो 4 यहाँ 2 लग जाएगा। हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन 2 और 2 4 बराबर हो गया। तो क्षार के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण और जल। क्या बोलेंगे? बोलेंगे अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। 2 पॉइंट क्लियर। आगे तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो जब कोई अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल ही बनेगा, क्योंकि धातु का ऑक्साइड भी क्षारीय गुण वाला ही होता है। जैसे एक अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसका अभिक्रिया कर देते हैं धातु के ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल ही बनाएगा। तो जल बन गया H2O और यहाँ लवण बनेगा कैल्शियम क्लोरीन मिलके बना लेगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। एक अम्ल लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ अभिक्रिया कराते हैं जिंक ऑक्साइड के साथ ZnO, अभिक्रिया होगा तो जिंक और सल्फेट मिलकर जिंक सल्फेट बनाएगा ZnSO4 और फिर बन जाएगा क्या? जल बन जाएगा। तो बोलेंगे कि अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्लियर? ये लवण है, वो जल है। बैलेंस करना पड़ेगा समीकरण को। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन हो गया 2, हाइड्रोजन 2 है, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 बराबर हो गया। और यहाँ पर H2O ZnSO4। चलो ये बैलेंस है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अगर अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? जैसे एक अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, थोड़ा इधर करके लिखते हैं HCl, और इसका अभिक्रिया कर देते हैं धातु के कार्बोनेट के साथ, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। एक बार इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कर देते हैं बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ। तो जब भी अम्ल धातु के या तो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे या तो बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो 3 चीज बनेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। लवण का पता चल जाएगा, जल का फार्मूला फिक्स है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स है CO2,
यहाँ भी जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। लवण कौन सा बनेगा? तो लवण यहाँ पर बनेगा सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक, और भी ले लें क्या एग्जाम्पल? ले लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका भी क्रिया कर देते हैं कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ में, तो फिर वही लवण जल और CO2 बनेगा। तो यहाँ कैल्शियम और सल्फेट मिलके कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, और बनेगा जल H2O और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से अगर हम इसी सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कर देते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ CaHCO3 का होल 2 कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो अभिक्रिया करके बनेगा फिर से वही कैल्शियम और सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaSO4 और फिर बनेगा जल H2O और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। हम समीकरण को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बोलेंगे कि अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में बोलेंगे जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। कोई भी अम्ल है, कोई भी अम्ल है, जब वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहाँ आयन में परिवर्तित होगा। जैसे अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा H2O के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना। एक अम्ल और लेते हैं H2SO4, ये जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे कि सबसे पहले अम्ल जल में घुलता है, सबसे पहले अम्ल जल में घुलता है और वो आयन बनाता है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पानी में घुलेगा तो बनेगा हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन Cl- बनेगा ना। और जब सल्फ्यूरिक अम्ल पानी में घुलेगा तो बनेगा हाइड्रोजन आयन और बनेगा सल्फेट आयन SO4 2-, यहाँ भी लगेगा 2। सबसे तो पहले अम्ल जो है वो पानी में घुल जाएगा, घुल करके आयन का निर्माण करेगा। हम लोग कल ये पढ़े थे कि हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, बल्कि ये हाइड्रोजन आयन इस जल अणु से जुड़ जाएगा और बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। तो ये बना हुआ हाइड्रोजन आयन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये बना हुआ हाइड्रोजन आयन इस जल अणु से जुड़ करके बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन जुड़ेगा जल अणु से बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला होता है H3O+, H3O+, है ना। तो यहाँ बन जाएगा H3O+ हाइड्रोनियम आयन, यहाँ भी बनेगा H3O+ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। और यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन आयन 2 पीस था, वो 2 पीस हाइड्रोजन आयन जल के 2 अणु से जुड़ेगा और 2 हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा, और इस दौरान ऊष्मा मुक्त होती है, इस दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। तो बोलेंगे अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा मुक्त करता है, या अम्ल जल में आयनित होकर ऊष्मा मुक्त करता है। ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्मा मुक्त होता है इस दौरान। तो अम्ल जल में आयनित होकर या जल के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा मुक्त करता है। अम्ल का रासायनिक गुण कंप्लीट। आगे बढ़े, क्षार का रासायनिक गुण देखते हैं, क्षार का रासायनिक गुण देखते हैं, ठीक है ना। क्षार के रासायनिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण, ठीक है। पहला, धातु के साथ अभिक्रिया कर देते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। क्षार का अभिक्रिया धातु के साथ करते हैं। क्षार जल्दी धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्षार कुछ गिने चुने धातु के साथ ही अभिक्रिया करेगा। तो जैसे एक क्षार लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसका अभिक्रिया कर देते हैं जिंक धातु के साथ Zn के साथ, तो अभिक्रिया होगा, बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल भी तो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाया था, क्षार भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा। यहाँ जो लवण बनता है वो बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2,
सोडियम जिंकेट और बनेगा हाइड्रोजन गैस। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, ये लवण है और ये बन गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, लवण है, सोडियम जिंकेट नाम है और वो हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। बस इतना ही बोलना है। दूसरा पॉइंट अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया यानी क्षार का अभिक्रिया कर देंगे अम्ल के साथ। तो अभी हम लोग देखे थे ना कि अम्ल क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है और इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अभिक्रिया कर देता है अम्ल HCl के साथ, लवण और जल बनेगा। ये सोडियम ये क्लोरीन आपस में जुड़ के बना लेगा सोडियम क्लोराइड लवण, और क्या बना, जल बना। ये क्या है, लवण। क्या बोलेंगे इसके बारे में क्या बोलेंगे कि क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट ओधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ओधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ओधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ओधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया यानी कि क्षार का अभिक्रिया करना है ओधातु के ऑक्साइड के साथ। ठीक है ना, क्षार का अभिक्रिया करेंगे ओधातु के ऑक्साइड के साथ। जैसे यहाँ पर हम क्षार ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है ना, धातु का हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। इसका अभिक्रिया करेंगे ओधातु के ऑक्साइड के साथ। कार्बन एक ओधातु है, कार्बन ओधातु है, इसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब क्षार ओधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है लवण और जल। यहाँ लवण बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और बन जाएगा जल। ये क्या है, लवण है। तो क्या बोलेंगे, क्षार ओधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्षार ओधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्लियर। चौथा पॉइंट, जल के साथ अभिक्रिया, जल में क्षार की स्थिति, रियल में यहाँ अभिक्रिया नहीं होगा, बस आयन बन करके रह जाएगा। तो जब हम क्षार को, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको पानी में डालेंगे, H2O पानी में डालें, ये टूट जाएगा, बनाएगा सोडियम आयन प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आयन, इस दौरान मुक्त कर देगा उष्मा। ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको पानी में डालेंगे तो ये पानी में टूट जाएगा, बनेगा पोटेशियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन और मुक्त करेगा उष्मा। तो हम क्या कहेंगे, बोलेंगे क्षार जल में आयनित होकर आयन में टूटकर उष्मा मुक्त करता है। क्षार जल में आयनित होकर उष्मा मुक्त करता है। कंप्लीट। लगता है थोड़ा ज़्यादा स्पीड में खींच दिए। अम्ल और क्षार का भौतिक गुण भी देख लिए, रासायनिक गुण भी देख लिए, सूचक के बारे में भी हम लोग समझ गए। अगले क्लास से आगे का टॉपिक ऐसे है तो pH मान, लेकिन हो सकता है कि हम pH मान को चैप्टर के लास्ट में बताएं। तो हम लोग कुछ लवण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कुछ हम लोग को लवण के बारे में पढ़ना है कि लवण वो उसको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, उसका क्या क्या उपयोग होता है। तो हो सकता है कि इसी तरह का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।